हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे, जहां हम और आप आज मिलकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैंने तो उसका जवाब ढूंढ लिया, जिसका जवाब मैं आपको आखिर तक दे दूंगा, लेकिन आपको भी मैं सोचने पे इस बारे में मजबूर करूंगा कि इस वक्त हमारी इंडियन जुडिशरी में और जुडिशियल के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, उनके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या वो सही है या वो गलत। क्या वो एक्चुअल में कहा जाता है ना कि अभी ये चीज खराब लग रही है लेकिन लॉन्गर रन में ये फायदा करेगी लोगों को, क्या ये चीज सच में उस सिचुएशन में फिट इन होती है या फिर ये आपके लिए एक लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आज हम बेसिकली इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश में इस वक्त बहुत ज्यादा जोरों शोरों से इस बारे पे चर्चा चल रही है कि हर एक स्टेट में मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि आपने कुछ साल वकालत की प्रैक्टिस करी हो, आपके पास कोर्ट में एक वकील की तरह प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद ही आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद काफी ज्यादा सीरियस हो गया और काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन आज मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करने वाला, आपको कोई और एग्जिस्टिंग फैक्ट नहीं बताने वाला, बल्कि एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट दोनों पक्षों को बताऊंगा। और मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, वो आपको बताऊंगा भी, और उसके साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह होना सही है या गलत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम समझने वाले हैं कि ये जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है, उसमें जो ये आपकी मैंडेटरी प्रैक्टिस है, ये चीज सच में फेयर है? क्या ये सच में स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है? क्या ये सच में एक लॉन्गर रन में जुडिशरी को हेल्प करने के लिए है, या ये केवल एक बहुत बड़ी गलती है जिससे कई सौ जुडिशियल एस्पिरेंट्स का या कई हजार जुडिशियल एस्पिरेंट्स का जो जज बनने का सपना है और उसके साथ ही साथ जो उनकी जर्नी है उसमें फुल स्टॉप लग सकता है। चलिए इस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे पहले मैं इस बात से करूंगा कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है या आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहता है या मेरे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स चाहता है, तो उनको भी ये चीज यहां पे मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं। इससे पहले कि आप में से कोई स्पेकुलेट करे कि ये आपका सर एक आपका रिकॉर्डेड वीडियो है। नूर जी हेलो हेलो हेलो। ठीक है, इसके अगेंस्ट पिटीशन होना चाहिए। मैं आपको सारी की सारी चीज समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसके कारण गुजरात जुडिशरी की जो जुडिशियल वैकेंसीज है उसके ऊपर होल्ड लगा दिया गया। गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने इस फैसले को मानते हुए अपने जुडिशरी एग्जाम में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया कि हमारे देश में, यानी हमारे राज्य में जो जुडिशरी की कमिंग वैकेंसीज है उसके ऊपर होल्ड है। ये होल्ड क्यों लगाया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सर अभी इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की एक बेंच है जो इस बारे में फैसला लेने वाली है कि सर ये जो मैंडेटरी प्रैक्टिस है क्या ये हर एक स्टेट में होना चाहिए। अब इस सारी बातों को भूलते हुए, इन सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए, हम केवल एक ही पॉइंट पे बात करेंगे कि सर क्या ये चीज मान लेते हैं हो रही है, मान लेते हैं कि 18 तारीख को ये जजमेंट आने वाला है, जिसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि धीरे धीरे हर एक स्टेट अपने स्टेट में ये जो मैंडेटरी प्रैक्टिस है, पता नहीं 1 साल 2 साल या 3 साल, उसको लागू करेगा। मान लेते हैं कि ये हो गया। अब हमें केवल यह डिसाइड करना है कि यह सच में बच्चों के बेनिफिट के लिए है या फिर एक बहुत बड़ी गलती। एक बात इसको समझने से पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक्चुअल में इस मैंडेटरी प्रैक्टिस को लाने के पीछे रीजनिंग क्या है। हमारे देश में कोई भी कानून ऐसा तो नहीं बनाया जाता, उसके पीछे कोई रीजनिंग देने की कोशिश करी जाती है। उसी रीजनिंग को यहां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां पे जो की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि सर सबसे पहला तो ये है कि हमारे देश में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। यानी कि कई बार और कई इंस्टेंसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि जो सिविल जज नियुक्त होकर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त होकर कोर्ट में जा रहे हैं, वो उस क्वालिटी का परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे, और उस कारणवश जो जो हमारा बेसिक जुडिशियल स्ट्रक्चर है और हमारे देश में जो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, उसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है, जिसको बार बार अलग अलग स्टेट में रेज किया गया। अगली चीज जो थी वो ये था कि सर ये एक पेपर क्वालिफिकेशन वर्सेस रियल एक्सपीरियंस की बात है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी और पद पे किसी को बैठा सकते हो, लेकिन जुडिशरी एक ऐसा पद है जिसमें एक व्यक्ति के पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। मैं हर एक पॉइंट को काउंटर करूंगा, हर एक पॉइंट पे बात करूंगा, और ये सारे पॉइंट मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये एक्चुअल में कोर्ट में रेज पॉइंट्स है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो पेपर की क्वालिफिकेशन है, यानी कि वो बच्चा जो केवल जुडिशरी की पढ़ाई करके आया है, और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बच्चा जो कि रियल एक्सपीरियंस होल्ड करता है, वो हमेशा दूसरा वाला कैंडिडेट एक अच्छा आइडियल जज बनेगा। और तीसरा जो है वो क्या कह रहा है कि सर चेंजिंग इंसेंटिव है, यानी कि चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट है, चेंजिंग डिमांड है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें कि हम एक ऐसे जुडिशरी एस्पिरेंट को हायर करें जो ज्यादा क्या हो, जो आपका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपका ज्यादा से ज्यादा चीजों को ध्यान दे। अब
एक बार जरा चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा, अभी आपने देखा होगा, मैंने पिछले 5-10 दिनों से इसके बारे में कोई कवरेज नहीं करी, मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया किसी को, क्योंकि मैं खुद में भी इस बात पे कंफ्यूज था कि ये चीज होना सही है कि गलत। हम लोग काफी बार आपस में डिबेट करते हैं और इस बात को तय करते हैं कि ये चीज होना सही है या गलत। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझो। यहां पे सबसे पहली बात जो बोली गई, अगर उसको 3 बिंदुओं में बांटा जाए तो सबसे पहला आ रहा है क्वालिटी, और क्वालिटी सीधे सीधे लिंक हो रहा है किस बात से कि सर ये जो रियल और पेपर का जो एक्सपीरियंस है उसके बीच का विवाद है। यानी कि एक बच्चा जिसने आज तक कभी कोर्ट में एंट्री नहीं ली, क्या उस परिस्थिति में उसको हम सीधे कोर्ट का जज बना सकते हैं? अब इसके बारे में जरा एक बार सिंपल से समझते हैं। इसका जवाब ढूंढना बड़ा आसान है। हमारे देश में एलएलबी यानी कि लॉ की डिग्री करने वाले कौन व्यक्ति होता है? एक वो व्यक्ति होता है जिसने 5 साल की एलएलबी करी हो या जिसने 3 साल की एलएलबी करी हो। ये व्यक्ति जो ऑलरेडी 3 साल की एलएलबी करके आया हुआ है, इसने ऑलरेडी क्या कर रखा है? 3 साल की मिनिमम एक बैचलर डिग्री कर रखी है। यानी कि टोटल इसको एलएलबी करने में कितना समय लगा सर? 6 साल। ये व्यक्ति को कितना समय लगा सर? 5 साल। अब ये जो 6 साल और 5 साल है, क्या इसमें तुरंत ये एलएलबी कंप्लीट होते ही एक व्यक्ति जज बन जाता है? बिल्कुल नहीं, ये चांस ही नहीं है। उसको कम से कम साल 1.5 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहां पे केवल ये बात कह देना कि हम जो है क्या करेंगे, एक मैंडेटरी प्रैक्टिस लाएंगे। मैंडेटरी प्रैक्टिस कैसे होती है, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। मैंडेटरी प्रैक्टिस अगर एमपी की समझी जाए तो उसने कहा कि अगर आपके एलएलबी में 70% मार्क्स हैं तो आप क्या करेंगे? आप 70% मार्क्स लाए हैं तो आप सीधे क्या करो? जुडिशरी का एग्जाम दे दो। और दूसरी तरफ उसने क्या बोला? दूसरी तरफ उसने बोला कि अगर आपके 70% से कम है तो सर 3 साल की एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे देश के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, क्या वो सेम तरीके से मार्क्स देते हैं? हमारे देश में ऐसे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जहां 70% एक एवरेज मार्क्स हो सकता है, और कई ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पे बैच का जो टॉपर है हो सकता है वो 67% लाया हो। ऐसा भी होता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब हमने अभी से एक डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट बना दिया कि वो स्टूडेंट्स जो ऐसी जगह से पढ़ते हैं जहां पे मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं या जहां पे मार्क्स बहुत ज्यादा जो है आपका रेंज में सर्व किए जाते हैं, उन बच्चों के पास क्लियर बेनिफिट हो गया। इससे क्या हो जाएगा सर? शायद एक होड़ लग जाए कि हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिलेक्टेड जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वहीं से एलएलबी करें, तो ताकि जुडिशरी के एग्जाम में देने में सहूलियत हो जाएगी। पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया। अब जरा दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है सर? दूसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा पेचीदा है और दूसरा पॉइंट भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक पॉइंट जो कोर्ट में बार बार उठाया गया वो पॉइंट ये है कि सर इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोग एक्सपीरियंस नहीं रखते कोर्ट का, इसीलिए इनको मैंडेटरी प्रैक्टिस कराओ कोर्ट में। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर लिया जाए तो हम लेते हैं इसको मेडिकल स्टूडेंट से। ये जो स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस करते हैं, क्या ये जो स्टूडेंट है इनको डॉक्टर का प्रैक्टिस करने से पहले या कोई ऐसा पद संभालने से पहले क्या इनको क्या करना पड़ता है? किसी हॉस्पिटल में जाके सर्व करना पड़ता है? जी नहीं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बॉन्ड साइन करवा के आपको गांव के एरिया में 2 साल सर्व करवाते हैं और आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन क्या ये आइडियल सिनेरियो है? जी नहीं। इनको जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने 5 साल के मेडिकल की डिग्री के दौरान पूरे के पूरे समय ये कहां से अटैच रहते हैं? हॉस्पिटल से अटैच रहते हैं, और हॉस्पिटल में जाके अपनी पूरी प्रैक्टिस करके जब ये 5 साल की डिग्री लेके निकलते हैं तो ये कंप्लीट डॉक्टर होते हैं। अगर हमें इस बात में प्रॉब्लम आ रही है कि ये 3 साल और 5 साल वाले जो बच्चे हैं जिनके पास कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका ये होगा कि हम क्या करें? ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका ये होगा कि हम बार काउंसिल के रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट बनाएं कि हर एक लॉ स्टूडेंट को मैंडेटरीली अपने 5 साल में से टोटल ड्यूरेशन को अगर प्लस किया जाए तो 1 साल उसको कहां काटना पड़ेगा? कोर्ट में। हमें इंटर्नशिप मैंडेटरी बनानी चाहिए, इंटर्नशिप के जो लॉज हैं उसको स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। हमें ये ऑप्शन देना चाहिए कि हर एक सीनियर वकील को अपने पास कुछ स्टडीइंग एडवोकेट्स या फिर लॉयर्स को रखना पड़ेगा, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रखना पड़ेगा, जिससे ये बात तय करी जा सके कि इस बच्चे के पास एक्सपीरियंस है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो 5 साल या 3 साल के बाद एलएलबी करके व्यक्ति निकला है, इस व्यक्ति को जरूरत नहीं होगी कि ये क्या करे? अपने प्रैक्टिस में 3 साल लगाए और उसके बाद वो क्या करे? उसके बाद वो आके कोर्ट में जज बनने के लिए तैयार हो। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है एक स्लो मेथड से, जहां पे हम इस बात को इंश्योर करें कि एलएलबी करने वाला एक जो बच्चा है वो भी क्या करे, कोर्ट में जाके आए, जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ किया जाता है। हर एक मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्पिटल भी होता है और उस हॉस्पिटल के थ्रू उस बच्चे को अपने सेकेंड ईयर से ही सिखाने लग जाते हैं कि एक डॉक्टर कैसे बनना है। और हमें अपने इस स्ट्रीम में इस बात को इंप्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी जो चीजें उनको समझने की चलो इसके बाद इसके बाद एक तीसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। चलिए अब हमने तीसरा पॉइंट लिया। पहले दो पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट तो ये था कि सर जो भाई जो व्यक्ति प्राइवेट से पढ़ रहा है या कोई ऐसी जगह से पढ़ रहा है जहां पे परसेंटेज ज्यादा मिल जाते हैं या फिर जहां पे इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा लीनिएंट है, वहां पे क्या होगा, एक व्यक्ति का 70% आसानी से आ जाएगा, वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्या हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है उन लोगों के साथ जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर, कि अगर हमें प्रैक्टिस ही इंश्योर करनी है तो हम इतना स्ट्रिक्ट कानून क्यों ना बना दे कि हर एलएलबी करने वाला बच्चा अपने करियर के 5 साल कोर्ट में अटैच रहेगा एक वकील के साथ और उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो क्या हो जाएगा सर, वैलिड हो जाएगा। तीसरी चीज, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ओवरलुक करके बर्डन किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हमारे देश में जो जजेस हैं जब वो कोर्ट में जाएं तो उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनके प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी हो। तो एक काम क्यों नहीं करते हम इस कंडीशन को ले आते हैं ना, हम इस कंडीशन को ले आते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को जज नियुक्त किया जाएगा एलएलबी करते ही, हम उसकी 1 साल की ट्रेनिंग करवाएंगे और 1 साल की ट्रेनिंग कराते ही उसका एक टेस्ट लेंगे। अगर वो प्रैक्टिकल लर्निंग वाले टेस्ट में फेल हो गया या उसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुई तो उसको हम 2 साल का क्या दे देंगे, एक तरह से पायलट स्टडी दे देंगे, या 2 साल के लिए उसको नौकरी से नहीं निकालेंगे लेकिन 2 साल के लिए उसको अटैच कर देंगे किसी कोर्ट में कि तुम जाके काम सीख के आओ। अब इस व्यक्ति के पास क्या हुआ सर, अभी भी इसको 3 साल ही लगे, अभी भी इसको जज बनने में 3 साल लगे, लेकिन अभी इसको एग्जाम देने में इस बात की टेंशन नहीं। अब इसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे एग्जाम देने मिलेगा भी कि नहीं, अब उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं जज बन पाऊंगा कि नहीं। अब इसको केवल एक चीज सोचनी है कि मैंने अपनी नॉलेज से प्रूव कर दिया कि मैं जज बनने लायक हूं, अब जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो मैं सीख के दिखाऊंगा। और अगर हमने ऐसा कोई मैंडेटरी रूल रखा तो उससे प्रेशर कैंडिडेट के ऊपर भी पड़ेगा कि उसको प्रैक्टिकल लर्निंग सीखनी है और प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे एक और पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है डीले का। ये एक बहुत मेजर डीले है एक व्यक्ति के करियर एंट्री में लेके। कैसे डीले है सर? अब एक बात सोचिए, सबसे पहली बात तो अगर मान लेते हैं कि अगर इस साल अप्रैल से ये रूल आ गया और इस साल के अप्रैल से अगर ये रूल आ गया और ये बात पता चली कि सर ये जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं ये वही व्यक्ति ही क्या कर सकता है, जुडिशरी में अप्लाई कर सकता है। अब इस परिस्थिति में अगर इस चीज को इन डेप्थ में समझा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो निकल के ये आ रही है कि सर अगर ऐसा हुआ तो वो कैंडिडेट जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जिनका एज का प्रॉब्लम है उनके साथ क्या, जिन्होंने अपने करियर के 5-6 साल लगाए थे, तो ये चीज इमीडिएट तो नहीं आ सकती और आनी चाहिए भी नहीं, और अगर आ रही है तो ये इनके साथ ग्रेव इनजस्टिस हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों की अगर बात करी जाए कि सर मान लीजिए कि अगर ये चीज एप्लीकेबल हो भी जाती है, मान लीजिए कि ये चीज एप्लीकेबल हो भी जाती है, तो आपने क्या किया, आपने लॉ का प्रोसेस कितना टफ बना दिया। 3 साल की बैचलर डिग्री, 3 साल का लॉ प्लस 3 साल की प्रैक्टिस जो कि 2 या 1 साल जो भी रखी जा सकती है, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एक कैंडिडेट से इतनी आइडियल चीजें उम्मीद करी जा रही हैं तो फिर जो हमारे देश में ये पीएससीज हैं उनसे भी ये उम्मीद करी जानी चाहिए कि सर ये जो 3+3+3 है, आप भी इस बात को इंश्योर करो कि हर साल 100 वैकेंसी आएंगी, क्योंकि हमारे देश में जुडिशियल पेंडेंसी तो है, हमारे देश में जुडिशियल वैकेंसीज भी हैं। एक लॉ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 5,500 के आसपास हमारे देश में जुडिशियल वैकेंसीज खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिला के। तो फिर इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि हर साल वैकेंसी आए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एलएलबी करने के बाद कोर्ट जाए, तो फिर हमें इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सर उसको स्टाइपेंड मिले, उसको स्टाइपेंड मिले। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक पे भी इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जा रहा है तो उसको अपने इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी कमा पा रहा है। हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ही ये रूल ला सकते हैं, और ये रूल लाना भी जायज नहीं है। हमें अगर इकलौता अगर कोई उपाय करना है तो वो ये करना है कि अगर ये रूल चाहिए भी कि हर एक व्यक्ति कोर्ट में एक्सपीरियंस्ड हो, हमें मेडिकल प्रोफेशन से सीखते हुए अपने लॉ जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, हर एक लॉ स्कूल को एक उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से, या फिर जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज है तो वहां पे लीगल सर्विस अथॉरिटी से अटैच करके बच्चों को कोर्ट की लर्निंग कॉलेज से सिखानी चाहिए, और 5th ईयर के बाद उनका टेस्ट आपका ले लेना चाहिए कि यह बात प्रैक्टिसेबल है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि अब ये क्या करता है सर, ये बेसिकली जो है अगर हम ये रूल ले आते हैं तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है अभी अभी तक जो जुडिशरी का प्रोसेस था वो क्या था, हर एक व्यक्ति ने सेम टाइप की पढ़ाई करी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कितने मार्क्स आए। अब उन दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है कि वो उसी किताब को पढ़ के मेहनत करें और जाके जज बन जाएं। अभी भी प्रोसेस सेम है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है एक्सेसिबिलिटी की, क्योंकि अब कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट जाना पड़ेगा मतलब कि सर प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो ये चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं या बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उनके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम। यानी कि आपने एक लॉ ग्रेजुएट को 3 साल और पीछे कर दिया ताकि वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड अर्न कर पाए, और 3 साल एग्जाम देने के लिए। इस एग्जाम का प्रोसेस तकरीबन 1.5 से 2 साल चलता है, तो 1.5 से 2 साल और, तो यानी कि टोटल 4 से 5 साल आपने कैंडिडेट को पीछे कर दिया कि वो अपनी लाइफ में अर्न कर पाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी और वीडियो में बताऊंगा, उसको अभी हिंट कर देता हूं। हमें यह बात भी देखनी पड़ेगी कि अभी हमारे देश में जो एवरेज सिविल जज बनने की एज है वो कितनी है, वो है सर 22 से 24 साल, या मान लो 25 से 26 साल। इसी उम्र के लोग सिविल जज बन जाते हैं। अब ऐसे लोग जब सिविल जज बनते हैं तो ये एलिवेट होके कहां तक जाते हैं सर, हाई कोर्ट तक जाते हैं। ये बात हमें पता है, क्यों? क्योंकि सर अर्ली एज में बने ऐसे लोग भी होते हैं जो 21 या 22 साल में सिविल जज बन जाते हैं। ये 21 से 22 साल में बनने वालों का लगभग तय हो जाता है कि एक बार तो हाई कोर्ट जाने का मौका मिल जाएगा, हाई कोर्ट की एक अच्छी बेंच में करेंगे। अगर हमने ये 3 साल का रूल लाए तो उसमें +3 कर देते हैं, यानी कि एवरेज एज ही हमारी 29-30 होने लग जाएगी। एवरेज एज हो सकता है 27, 28, 29, 30 होने लग जाए। अब इस परिस्थिति में हम इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हैं कि लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी की तरफ जाना होगा। ऑलरेडी बहुत कम है। ऑलरेडी लोअर जुडिशरी से अगर कोई एलिवेट होकर हायर जुडिशरी तक जाता है तो मुश्किल से हाई कोर्ट में 3-4 साल ही सर्व कर पाता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि एज बाउंडेशन। अब ये चीज और कम हो जाएगी, यानी कि हम एक छोटे से फैसले से शायद बहुत सारे एंगल्स पे बहुत सारी चीजों को क्या कर दें, बहुत सारी चीजों में हम जो है चेंजेस लाएं, जो शायद इस वक्त बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग के साथ लाने की जरूरत है। तो ये मेरा वो पॉइंट था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, कितने लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे कोई बोल रहा है फेक है ये यूट्यूब के टीचर। देखिए आप एकदम फ्री है स्पेकुलेट करने के लिए, लेकिन आप ईमानदारी से मेरी बात मानिए, मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है। मैं कल अभी एक बीएनएस खल्लास की क्लास लिया था, ये मैं क्लास लेते लेते मुझसे लोग कमेंट में पूछ रहे थे। 7 घंटे की वो मैराथन क्लास ली मैंने, और उस 7 घंटे की क्लास में कई बार लोगों ने पूछा, और जब वो लोग पूछ रहे थे ना तो मैंने सोचा था कि मैं अब 18 तारीख पे ही इसके बारे में कोई अपडेट दूंगा लोगों को, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ये माध्यम उपलब्ध है, आपके पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। अगर मेरे पास ये मौका है कि मैं हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, आपकी बात पहुंचा सकता हूं, तो मैं इस मौके को हर बार चुनूंगा कि मैं आपकी बात उठा पाऊं, ताकि आप मुझे बाद में ये ना कहें कि आपने गलत किया था। आपके पास मौका था कुछ बोलने का, आपने बोला नहीं, तो मैंने अपना भाई ड्यूटी निभाई, मैंने अपनी बात बोली। आप हो सकता है मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है आप मेरी बात से कंप्लीटली डिसएग्री करें, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं आप उनको लव कर सकते हैं, उनको हेट कर सकते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात फैक्ट है। चलिए अभी मैं आप सबसे इससे पहले कि विदा लूं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इस वक्त का करंट सिनेरियो क्या है। तो करंट सिनेरियो कुछ नहीं है, 18 तारीख का इंतजार करो, गुजरात जुडिशरी के बारे में जजमेंट आएगा, बाकी का जजमेंट भी हो सकता है उसी समय के आसपास आ जाए। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस केवी चंद्रन की जो बेंच है वो इसके बारे में फैसला लेने वाली है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने सारी चीजों के बारे में अपडेट किया। मेरा नाम है प्रांजल सिंह, प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा हाँ, जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको नहीं बताई, जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का जो फ्री एक्सटेंशन का ऑफर है वो आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है। इस वक्त 11 बज रहे हैं, लगभग 11 बज चुके हैं, यानी कि अभी 1 घंटे तक आपके पास एक वैलिड ऑफर है जहां पे आप हमारे अनअकैडमी के सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे ये फ्लैट सेल देख रहे हैं, जो कि हमारे आरंभ इवेंट की वजह से चल रही थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह और सुनील ग्रोवर और आपके और भी बहुत सारे फेवरेट जो लोग थे वो आए थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो समझ लीजिए कि सर इस ऑफर में क्या मिल रहा है। इस ऑफर में पहले हमारा जो कोर्स 1 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन 81,000 का था, वो इस वक्त आपको मिल रहा है 32,499 में। और ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। हमारा 1 साल का आइकॉनिक का कोर्स जो कि था 1 लाख रुपए का, वो अब मिल रहा है 41,499 में 2 साल के लिए। हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन। अगर आप इन ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसको जाके देखिए और मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिएगा PS, जो कि है प्रांजल सर,
अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना सिर्फ डिस्काउंट बल्कि उसके साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, मेरी फ्री मेंटोरशिप मिलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मैं अपनी आज ही से एक सृजन कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, उसको लॉन्च कर चुका हूं। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच क्या करती है सर, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपको स्क्रैच से तैयारी करती है आपकी अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए और इस बात को इंश्योर करती है कि आप अपने टारगेट एग्जाम को क्रैक करें। इसके लिए भी आपको कोड मेरा इस्तेमाल करना है PS और आपको ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये बैच आज ही से शुरू हुई है, यानी कि सही मौका है। अगर आप इस साल या अगले साल कोई भी जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं और अपने लॉ की फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस बैच के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है राजस्थान की बैच। राजस्थान क्या है सर, एक एक्टिव वैकेंसी है, इसके बारे में भी बहुत आपकी चर्चा चल रही थी। इस राजस्थान की जो बैच है ये एक रैपिड बैच है, यानी कि क्रैश कोर्स है और इस क्रैश कोर्स में हम केवल प्रीलिम्स ही नहीं मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे प्रीलिम्स और मेंस होने से पहले, यानी कि अगले 4 महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी फुल सिलेबस कवरेज के साथ। और ये मार्च 6 से बैच शुरू हो चुकी है। अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर अनिल खन्ना सर की जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें कई लोग एनरोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। सर की लाइव क्लासेस अब प्लस और आइकॉनिक दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सर के बैचेस अब अवेलेबल हैं, तो आप सर के साथ अगर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कमेंट पढ़ते हुए अब आपसे विदा लेता हूं मैं, ठीक है। देखो ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि टेंशन हो गई। देखो यहां टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरिंदोम जी आपको क्या लगा, क्या टेंशन हुई आपको, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। चलो जरा कमेंट में बताओ, मैं पढ़ता हूं और आपको पूछता हूं कि आप जो है क्या करेंगे, बताइए आपको कहां से टेंशन हुई, ऐसा मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, सैम वी है ना। अब आप ये बताइए कि जो सैम वी और अरिंडोन जी हैं, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहां पे ऐसा क्या हुआ जिससे आपको टेंशन हुई। यहां इस सेशन में मैंने ऐसा क्या बताया, इस सेशन में मैंने आपको केवल यह बताया कि दोनों चीजों का पॉइंट क्या है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह नहीं आना चाहिए। अब इस परिस्थिति में अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो आप बहुत गलत आप जो है आपका डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसमें वो हो सकता है, एक्सपीरियंस इस स्टेट में आ सकता है, उस स्टेट में आ सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, इंसाइटफुल ऐसा चीजें लगती हैं देखने में, सुनने में ऐसा लगती हैं कि भैया इस लेवल पे अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तो हो सकता है उसका इंक्लिनेशन है, जो कि कोई नई बात नहीं है, आपके लिए भी कोई नई बात नहीं है। हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जुडिशरी के बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक मैंडेटरी प्रैक्टिस का क्लॉज होना चाहिए। सेम वैसे ही जैसे कहा जाता है कि LLM 1 साल का हटाओ, 2 साल का ले आओ। तो बेसिकली ये सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये जजमेंट में किस तरीके से आएगा, वर्डिक्ट क्या आएगा, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं देखो, नेगेटिव जजमेंट आएगा तो कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर हम जो है एक आपका जो है आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। ठीक है। MP तो अभी पेंडिंग चल रहा है, MP के बारे में जैसे ही कुछ आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो अब मैंने सवाल पूछा तो सैम वी और एरिंडोम जी जो हैं वो गायब हो गए। अरे भाई जब मैंने सवाल पूछा तो जवाब दो ना, यहां पे क्या डर लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, चिल हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद बहुत पॉजिटिव प्लेस में हो तो रहो, अपने आसपास वालों को भी करो, लेकिन अगर खुद नेगेटिव प्लेस में हो तो अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर ही मारने की कोशिश करो, दूसरों तक मत फैलाओ, दिक्कत होती है। ठीक है, चलो अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग गाइस एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड। सारी चीजें सही होंगी और आपके फेवर की होंगी, ये मेरा आपको वचन है।